जरा इस तरफ देख, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसका एरिया तकरीबन 5.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और दूसरा सबसे बड़ा जंगल कांगो रेन फॉरेस्ट उससे काफी छोटा है, सिर्फ 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर सिर्फ इस बात का अंदाजा देने के लिए है कि अगर दुनिया का सबसे बड़े गर्म डेजर्ट यानी सहारा डेजर्ट को हरा भरा बनाने की कोशिश की जाए तो ये प्रोजेक्ट कितना मैसिव होगा। सहारा का टोटल एरिया 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सहारा एक कंट्री होता तो ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री होता। साइज के हिसाब से अमेरिका, चाइना और कनाडा के करीब। अब सवाल ये है, 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रेगिस्तान बेहतर है या 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जंगल? जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। वैसे डेजर्ट को ग्रीन बनाने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल चाइना है। ये है गोबी डेजर्ट जो चाइना और मंगोलिया के दरमियान वाक़या है। ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसका एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन चाइना के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था। हर साल गोबी डेजर्ट तकरीबन 3600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल रहा था। इसी वजह से फार्म तबाह हो रहे थे, ग्रास लैंड खत्म हो रही थी और पूरे के पूरे विलेजेस को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चाइनीज गवर्नमेंट के मुताबिक इससे हर साल तकरीबन $50 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। इसलिए उन्होंने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, द ग्रेट ग्रीन वॉल, एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बेल्ट जो हवा की स्पीड को कम करे और डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोके। ये प्रोजेक्ट 1978 में स्टार्ट हुआ था और प्लान के हिसाब से 2050 तक इसकी लेंथ लगभग 4500 किलोमीटर हो जाए। तो अब तक रिजल्ट क्या निकला? 2009 तक चाइना 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को ट्रीज से कवर कर चुका था। ये एरिया स्पेन के टोटल साइज के करीब है और आज ही दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से हर साल डेजर्ट का एरिया तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कम हो रहा है। साथ ही ये जंगल एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब कर रहा है। लेकिन हर प्रोजेक्ट की तरह इस पर भी क्रिटिसिज्म हुआ। एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी ज्यादा ट्रीज अंडरग्राउंड वाटर को खत्म कर सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जगहों पर सिर्फ एक ही टाइप की ट्रीज लगाए गए। इसे मोनोकल्चर कहते हैं और मोनोकल्चर डिजीज के लिए बहुत वेलनरेबल होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2000 में देखने को मिला, जब निंजा रीजन में लगाए गए तकरीबन 1 बिलियन ट्रीज मर गई। इसलिए कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 2050 की डेडलाइन भी शायद पूरी ना हो। अगर चाइना की करंट स्पीड देखे जाए, जहां वो हर साल सिर्फ 2000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट रिक्लाइम कर रहा है, तो इसी स्पीड से पूरी सहारा को ग्रीन बनाने में 4600 साल लग जाएंगे। और याद रहे, चाइना के पास अफ्रीका के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्स और बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट अफ्रीका में भी चल रहा है जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहल कहा जाता है। सहल वो रीजन है जो सहारा डेजर्ट और अफ्रीकन सेवाना के दरमियान ट्रांजिशन जोन है। यहाँ भी सहारा धीरे धीरे साउथ की तरफ फैल रहा है और ये एरिया पहले ही पेमाइन, फोर्टी और टेररिज्म जैसे मिसाइल का शिकार है। इस प्रोजेक्ट के मकसद है कि 2030 तक 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ट्री से कवर किया जाए, लेकिन 2023 तक सिर्फ 18% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो सका। रीजन है फंडिंग की कमी, पोर कोऑर्डिनेशन और ब्रोकन प्रॉमिसेस। सहल की अक्सर कंट्रीज ने अपनी बजट से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा एलोकेट ही नहीं किया, वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 का टारगेट हासिल होना बहुत मुश्किल लगता है। अब अगर वाकई सहारा को ग्रीन बनाना हो तो सबसे पहला सवाल उठता है, इतना सारा पानी कहाँ से आएगा? एक पॉसिबल जवाब है डिसलाइनेशन, यानी समंदर के पानी से नमक निकालकर उससे फ्रेश वाटर बनाना। टेक्नोलॉजी रोज बेहतर हो रही है, लेकिन पानी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ट्रीज। हर ट्रीज सहारा की क्लाइमेट्स में सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे ट्रीज चाहिए जो फास्ट ग्रोइंग हो, एवरग्रीन हो और कमर्शियल वैल्यू भी रखते हो, जैसे एवकैलिप्टस। ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, टिम्बर, पेपर और एसेंशियल ऑयल के लिए यूज होता है। इसके अलावा पाइन और कुछ एसिशिया स्पीशीज भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कैलकुलेशन के मुताबिक 1 स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 1 लाख ट्रीज लगाए जा सकते हैं, यानी पूरी सहारा में थ्योरेटिकली तकरीबन 920
20 बिलियन ट्रीज लगाए जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, इतने ज्यादा ट्रीज को पानी कैसे दिया जाएगा। एक्सपर्ट के मुताबिक इतने बड़े फॉरेस्ट को जिंदा रखने के लिए हर साल 470 मिलियन मीटर पानी चाहिए होगा। ये मिलाकर तकरीबन 4.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी बनता है। एक पॉसिबल सोर्स सहारा के नीचे मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड एक्वेफेयर हो सकता है। इसे नूबियन एक्वेफेयर सिस्टम कहा जाता है। ये इजिप्ट, लीबिया, सूडान और चाद के नीचे फैला हुआ है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इसमें तकरीबन 1,50,000 क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। थ्योरी के मुताबिक ये पानी इस जायंट फॉरेस्ट को सिर्फ 35 साल तक इरिगेट कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पानी रिन्यूएबल नहीं है, यानी एक दफा खत्म हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। और सहारा के आसपास रहने वाले करोड़ों की पॉपुलेशन भी इसी पानी पर डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। इसलिए एक्सपर्ट का फोकस डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी पर है। खास तौर पर इसराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे मुल्कों ने इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की है। पहले 1 क्यूबिक मीटर पानी को डिसैलिनेट करने के लिए 20 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लगती थी। आज ये सिर्फ 3 किलोवाट तक आ चुकी है। लेकिन एक और चैलेंज भी है, सहारा का एवरेज हाइट सी लेवल से तकरीबन 450 मीटर है। इसलिए पानी को ऊपर पंप करने के लिए मजीद 2.5 किलोवाट एनर्जी चाहिए होगी। यानी टोटल मिलाकर हर 1 क्यूबिक मीटर पानी के लिए तकरीबन 5.5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी दरकार होगी। अब सवाल ये है, इतनी बिजली कहाँ से आएगी? जवाब है सोलर एनर्जी। सहारा दुनिया का उन इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा धूप मिलती है। इसलिए थ्योरेटिकली यहाँ जायंट सोलर फार्म बनाकर डिसैलिनेशन प्लांट्स को पावर दी जा सकती है। लेकिन 4.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी के लिए तकरीबन 23,650 टेरावाट हावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की एवरेज कॉस्ट 10 सेंट पर किलोवाट मान ली जाए तो सिर्फ पानी की कॉस्ट ही अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। और इसमें पाइपलाइन, पावर प्लांट, सोलर फार्म, रोड्स, मेंटेनेंस और वर्कर का खर्चा शामिल नहीं। यानी असल प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट शायद ट्रिलियन ऑफ डॉलर तक पहुंच सकती है। और सहारा की अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले फाइनेंस करना लगभग नामुमकिन होगा। इन्हें इंटरनेशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर क्या होगा? लोकल लेवल पर सबसे पहला असर टेम्परेचर पर पड़ेगा। जब जमीन में मॉइस्चर बढ़ेगी तो इवापोरेशन भी बढ़ेगी। ये प्रोसेस हवा को ठंडा करेगी, क्लाउड्स बनने लगेंगे और रेनफॉल भी धीरे धीरे इंक्रीज हो सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वक्त के साथ इरिगेशन की जरूरत भी कम होती जाएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखें, ये कूलिंग सिर्फ लोकल लेवल पर होगी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अल्बेडो। सिंपल अल्फाज में कोई सरफेस कितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। सहारा का सफेद रेगिस्तान बहुत ज्यादा सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन डार्क ग्रीन फॉरेस्ट सनलाइट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। यानी अगर सहारा जंगल बन गया तो थ्योरेटिकली अर्थ और ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ भी सकती है। अगर नई फॉरेस्ट की वजह से ज्यादा क्लाउड बन गए तो वो इस इफेक्ट को कुछ हद तक बैलेंस भी कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट अभी तक किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर सहारा को रीफॉरेस्ट किया गया तो 2100 तक ग्लोबल टेम्परेचर तकरीबन 0.12% सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। लेकिन उन स्टडीज में क्लाउड फॉर्मेशन को प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया गया था। दूसरी तरफ ये भी एस्टिमेट किया गया है कि सहारा का फॉरेस्ट हर साल 6 से 12 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकता है। यानी हमारी एनुअल ग्लोबल इमिशंस का 16 से 33% तक हो सकता है। यानी क्लाइमेट के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी एक हाइडन पार्टनर है। हर साल सहारा की धूल हवा के जरिए अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेज़न तक पहुँचती है। इस डस्ट में फास्फोरस और दूसरे इम्पोर्टेंट मिनरल होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अमेज़न के जंगल को जिंदा रखने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर सहारा को पूरी तरह फॉरेस्ट बना दिया गया तो ये नेचुरल न्यूट्रिएंट सप्लाई चेन खत्म हो सकती है और इसका असर सिर्फ प्लांट पर नहीं बल्कि पूरी इकोसिस्टम पर पड़ेगी। और इतने मैसिव प्रोजेक्ट के साथ
हमेशा कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनका हमें आज अंदाजा भी नहीं। नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कभी कभी एक छोटी सी चेंज भी अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर देती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि तकरीबन 5000 साल पहले सहारा वाकई ग्रीन हुआ करता था। उस टाइम अफ्रीका में ह्यूमिड क्लाइमेट था, यानी टेक्निकली हम कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर रहे, बस सहारा को उसकी पुरानी स्टेट में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सहारा वाकई दोबारा हरा होना चाहता है? और अगर ये हो गया तो सिर्फ क्लाइमेट ही नहीं, अफ्रीका की इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री भी हमेशा के लिए बदल सकती है। शायद सबसे बड़ा चैलेंज डेजर्ट को बदलना नहीं, बल्कि नेचर को समझना है और उसकी असली खूबसूरती को प्रिजर्व करना है। आपका क्या ख्याल है? क्या सहारा डेजर्ट को ग्रीन बनाना चाहिए या इसे वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे ये आज है?